सरकार ने घोषणा कर दी 2030 के बाद कोई पेट्रोल डीजल की कार या बस या कोई भी व्हीकल बेचने की अनुमति नहीं रहेगी, क्योंकि उससे प्रदूषण फैलता है। एक पेट्रोल या डीजल के इंजन में 2000 पार्ट्स लगते हैं और कोयम्बटूर से लेके गुड़गांव तक 60-70 हजार कंपनियां, वो छोटे बड़े अलग अलग स्कूटर से लेके, कार से लेके, ट्रक से लेके, ट्रैक्टर से लेके वो पार्ट्स बनाती है। अब अगर हमने 2030 के बाद पेट्रोल इंजन के डीजल की मैन्युफैक्चरिंग टोटली बंद हो गई, तो ये सारी की सारी कंपनियां, उनके लाखों कर्मचारी सब बेकार हो जाएंगे। उसकी जगह ले लेगी एक इलेक्ट्रिक ड्राइव जिसमें केवल 20 पार्ट लगते हैं। 2000 पार्ट वाला पेट्रोल का इंजन, 2000 पार्ट वाला डीजल का इंजन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसके सारे पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी। पूरे देश में लाखों इंजन मैकेनिक जो आपके हमारे स्कूटर, बाइक, कार, ट्रक आदि की रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं, उन इंजन मैकेनिक्स की जरूरत नहीं रहेगी। उस इलेक्ट्रिक ड्राइव की ज्यादा मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं है, 1/10 भी मेंटेनेंस नहीं चाहिएगी। और अभी तक हमने अपने देश में इलेक्ट्रिक ड्राइव का कहीं भी टेक्नोलॉजी भी डेवलप नहीं की है, और न ही अपने देश में कहीं मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम हमने डेवलप किया है। बल्कि हमारी जो आज बैटरीज हैं, लिथियम बैटरी जो कार में लगेगी, लिथियम, कोबाल्ट आदि अपने देश में नहीं होते हैं। चाइना ने तो क्या किया कि लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के 40% लिथियम, कोबाल्ट, इन सारे बैटरी के मिनरल्स की माइंस खरीद रखी है। अब हमारी रॉ मटेरियल सिक्योरिटी क्या होगा? तो क्यों हम लिथियम आयन बैटरीज में जाए, क्यों नहीं हम सोडियम आयन बैटरी में रिसर्च करें, और क्यों नहीं हम बैटरीज में जाए, क्यों बैटरी ड्रिवन कार की कहां जरूरत है? हम इलेक्ट्रिक व्हीकल हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पे जा सकते हैं, और हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में बैटरी चाहिए ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को स्टोरेज नहीं करना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से जो बिजली पैदा होगी, उससे कार रेगुलर रियल टाइम में चलती रहेगी और बैटरी की जरूरत ही नहीं रहेगी। और तो हमको मतलब अगर आज राइट चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी देश के लिए अभी समय उतना नहीं है, लेकिन अल्टरनेटिव एनर्जी मोबिलिटी से लेके और हमारे सारे टेलीकॉम से लेके और सभी में हमको राइट चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी की बात सोचनी होगी। जैसे राइट चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी और होम ग्रोन टेक्नोलॉजी और टेक्नो नेशनलिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे याद आ रहा है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में भारत दुनिया में बहुत आगे था। सी डॉट ने 80,000 लाइनों तक के फिक्स लाइन वाले टेलीफोन के एक्सचेंज डेवलप कर लिए थे। वो मोटोरोला और सीमेंस से भी अच्छे थे और देश में खूब बिके भी थे। और 2G में भारत ने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप की। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के नोट कर लें, कोरडेक्ट, COR उसमें स्मॉल है, DECT कैपिटल है। प्रोफेसर अशोक झुंझुनवाला और कुछ लोगों ने उसके सॉफ्टवेयर डेवलप की, और BSNL ने दिल्ली में उसके टावर खड़े करके और 2G मोबाइल टेलीफोन्स के लिए ट्रायल भी लगा ली, और सक्सेसफुल ट्रायल थी। अचानक हमने GSM टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली, यूरोपियन टेक्नोलॉजी। उस कोरडेक्ट में हमने काम नहीं किया। उस कोरडेक्ट में काम करते हो तो आज टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में हम विदेशों में निर्भर नहीं रहते। उसमें वॉइस और डेटा एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं कोरडेक्ट टेक्नोलॉजी में। अब चीन का उस समय जन्म भी नहीं हुआ था टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में, उसको कुछ ABC भी नहीं आता था। थर्ड जनरेशन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलप करने के समय चीन ने पैसा पानी की तरह बहाया, और उन्होंने देखा कि मैं यूरोप अमेरिका से पहले डेवलप कर लूं, लेकिन वो नहीं कर पाया। उन्होंने कोई घटिया टेक्नोलॉजी डेवलप की, TD-SCDA में। लेकिन तकनीकी राष्ट्रवाद, टेक्नो नेशनलिज्म का अनुसरण करते हुए उन्होंने कहा कि हम स्पेक्ट्रम रिलीज केवल TD-SCDA में के लिए करेंगे। उन्होंने यूरोपियन और अमेरिकन टेक्नोलॉजी को अपने देश में अलाउ नहीं किया। तो उसके कारण 3G का विस्तार चाइना में 1/4 ही हुआ। 3G टेलीकॉम टेक्नोलॉजी ज्यादा फेल ही नहीं पाई, लेकिन उस पैसे से उन्होंने 4th जनरेशन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी TD-LTE दुनिया में सबसे पहले यूरोप और अमेरिका से भी पहले डेवलप कर ली, और आज वर्ल्ड के 55% टेलीकॉम नेटवर्क पूरी दुनिया के TD-LTE पे काम करते हैं। अपने देश में भी रिलायंस, क्वालकॉम, वोडाफोन, सब लोग उस TD-LTE चाइनीज। उसके बाद उसी पैसे से उन्होंने 5th जनरेशन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलप की। तो हम 2G, 3G, 4G, 5G में फॉरेन डिपेंडेंट हो गए। चाइना का 2G तक जन्म नहीं हुआ। वो तो दुनिया के समालोचकों ने कहा कि चाइना व्हाइल परस्यूइंग द पॉलिसी ऑफ टेक्नो नेशनलिज्म हैज अटेन्ड द गोल ऑफ टेक्नो ग्लोबलिज्म। चाइना ने तकनीकी राष्ट्रवाद का अनुसरण करते हुए वैश्विक तकनीकी नेतृत्व का लक्ष्य अर्जित कर लिया। तो मुझे जो लगता है कि अभी जो सनराइज सेक्टर्स और टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं, उन क्षेत्रों में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हमको बहुत काम करने की आवश्यकता है। AI में आजकल ब्रेन टू ऑडिबल स्पीच के सिस्टम्स बन रहे हैं।
यानी कि न्यूरोफिजिशियन ब्रेन के न्यूरॉन्स में जो स्पंदन पैदा होते हैं उनको इंटरप्रेट करने की साइंस डेवलप की हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लोगों ने ऐसे सेंसर्स डेवलप किए हैं कि जो उस ब्रेन के न्यूरॉन्स में जो लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स है हमारे ब्रेन में, और मैं भी बोल रहा हूँ करीब 50 इलेक्ट्रिक सर्किट्स मेरे दिमाग में पर सेकंड बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। तो वो सारे वो सेंसर्स रीड करते हैं, और वो सेंसर्स फिर बिग डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग में जाके और डीप लर्निंग में जाके और अंत में साउंड और इलेक्ट्रिसिटी के सिद्धांतों से वो ऑडिबल स्पीच में कन्वर्ट होते हैं। लकवे का पेशेंट बिस्तर पे सो रहा है, उसके वो सेंसर्स लगा दिए, ब्रेन के जो इम्पल्स है जो उसके आधार पर वो वॉइस में कन्वर्ट हुआ कि उसे पानी पीना है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज हो रही है दुनिया में, तो हमें भी भारत को उन सारी स्टडीज को अगर हम अपने यहाँ पर नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। अब चूंकि हम सारे शिक्षण संस्थानों में हैं, अपने देश के ज्यादातर विश्वविद्यालयों में सारे कंप्यूटर सिस्टम्स 4 GB रैम के। अगर हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, 3D प्रिंटिंग ये सारा पढ़ाना है तो कम से कम 16 GB रैम का कंप्यूटर सिस्टम चाहिए। अच्छी रिसर्च करनी है 32 GB रैम का चाहिए। कोई अच्छा प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है 64 GB रैम का कंप्यूटर सिस्टम चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि हमको अपने देश की विश्वविद्यालयों में आज के समय में जो सनराइज सेक्टर्स और जो सनराइज टेक्नोलॉजीज हैं उनको सबको पढ़ाने के लिए तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हमको उन सनराइज सिस्टम्स और सेक्टर्स को प्रिडिक्ट करना है। जैसे टेक्नोलॉजी कंपनी डेल का कहना है कि सन 2030 के बाद धरती पर किस प्रकार की नौकरियां होंगी, उसमें से 85% को अभी प्रिडिक्ट करना बकाया है, क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रकार के, मुझे लगता है शायद 5 साल बाद 10 साल बाद ये जो पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज ये बंद हो जाएंगी, इनकी बजाय जीनोमिक्स और जीनोम इंजीनियरिंग बेस्ड मतलब डायग्नोसिस के टूल्स आ जाएंगे। तो कहना अभी जैसे एक कुछ लोगों ने स्टडी किया, उन्होंने कहा कि भाई कैमल और हॉर्स इन दो के रक्त में इस प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं और उनके पूरी उनकी जीनोम का मतलब जो है वो डिकोड किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और ये प्रेडिक्ट किया कि मैमल्स जितने हैं उनमें कैमल और हॉर्स जैसा है जो कोविड वायरस के कैरियर हो सकते हैं। तो अब मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम बहुत इन दिनों परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्यूजिक और डांस में, हमारे देश में अभी काम नहीं हुआ एआई पे, लेकिन विदेशों में डांस की कोरियोग्राफी का निर्माण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहा है। एक डांसर थी और उसका पति एक आईटी कंपनी का सीईओ था। उसने कहा कि तुम मेरी कोरियोग्राफी नई डेवलप कर सकते हो क्या? तो उसने कोई 2-2 घंटे 1-1 घंटे डांस परफॉर्म किया। 48 घंटे के डांस में 1,35,00,000 उसके अलग अलग तरह के मूवमेंट्स सेंसर्स ने रिकॉर्ड की है और उसके लिए नई कोरियोग्राफी डेवलप कर ली। आज ऐसे गीतों को सुन के, मतलब 60,000 70,000 गीतों को सुन के, गानों को सुन के, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो नए कंपोजिशन ऑफ न्यू सॉन्ग्स विद लिरिक्स एंड म्यूजिक। तो कहने का मतलब यह है, अभी एक पेंटिंग बिकी है $4,35,000 में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी है। वो ऑक्शन हाउस मान रहा था $7,000 से $10,000 में बिकेगी, लेकिन वो 4 लाख यानी 3 करोड़ रुपए की पेंटिंग बिकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी। तो चाहे फाइन आर्ट्स हो चाहे परफॉर्मिंग आर्ट्स हो। अब एक जैसे इस सिनेरियो को मैंने बैटरी ड्रिवन कार की बात की थी, मैं आपको एक और कह रहा हूं, जैसे मशीन लर्निंग बेस्ड प्रिडिक्टिव एनालिसिस जो है उसने सेल्फ ड्रिवन कारें संभव कर दी है। तो अब सेल्फ ड्रिवन कारें अगर आएगी आने वाले समय में तो बड़ी संख्या में ड्राइवर्स को रिप्लेस कर देगी। तो कहने का मतलब ये कि यह जो डिस्ट्रप्शन आने वाला है, इस डिस्ट्रप्शन को कितना तो आने देना, कितना नहीं आने देना, ये सारी चीजें हमको अपने मतलब जो है वो करनी होगी। और ये समाधान सभी प्रकार के, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हो, चाहे वो राइट चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी मोबिलिटी के फील्ड में हो, और चाहे दूसरे सारे प्रोडक्ट्स। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमको जिस प्रकार का अनुसंधान करने की आवश्यकता है हमारे देश के अब जैसे आज हम देखें, हमारे 90% सोलर पैनल्स हम चाइना से मंगाते हैं। 2 लाख लोगों को रोज एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है चाइना में भारत के लिए सोलर पैनल बनाने के लिए। सोलर पैनल में है क्या?
सिलिका को 1000 डिग्री पे गर्म करेंगे तो सिलिकॉन इनगोट बनेगा। उस सिलिकॉन इनगोट की थिन वेफर्स करके, वेफरिंग करके, और उससे फोटोवोल्टाइक सेल और पैनल हम खुद, तो हमें होम ग्रोन टेक्नोलॉजी चाइना पे अपनी निर्भरता कम समाप्त करने के लिए भी डेवलप करनी होगी। जो विभिन्न प्रकार के ऑटो कंपोनेंट्स आज जो भारत स्टैंडर्ड 6 से इको कंप्लायंट कंपोनेंट्स हैं, ज्यादातर चाइना से आते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। मुझे लगता है कि अपने देश के सारे विश्वविद्यालयों में हमें अपना पीएचडी के टॉपिक्स ऐसे लेने चाहिए जिससे कि चाइना और दूसरी इंटरनेशनल सप्लाई चेन से हमारी जो निर्भरता है वो हम समाप्त करें, और अपने देश में खुद अपने सारे इस प्रकार के कंपोनेंट्स, चाहे वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिकल्स हो, सभी तरह की चीजें हम अपने देश में विकसित करें। और एक अंतिम बात मैं और कह देना चाहता हूं, पर्यावरण के बारे में भी हम बहुत लापरवाह होते चले जा रहे हैं। हमारी क्रॉप्स का, फसलों का करीब 18% यील्ड इंसेक्ट पॉलिनेटर्स के कारण है। इंसेक्ट पॉलिनेटर्स कौन? मधुमक्खियां, तितलियां, भौरे, इन सब के कारण है। और फल सब्जियों का 50%, और बादाम जैसा फल तो होगा ही नहीं, वो 100% इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट है। अगर बादाम पैदा करना होगा और ये मधुमक्खियां, तितलियां, ये सब मर गए इंसेक्ट पॉलिनेटर्स, तो हर एक बादाम के पेड़ पे एक सीढ़ी लगा के एक एक फूल में पॉलिनेशन हाथ से करना पड़ेगा, तो संभव नहीं। अब क्या होता है, अनेक मधुमक्खियां आधा किलोमीटर, ज्यादातर मधुमक्खियां आधा किलोमीटर से आगे नहीं जा सकती। हम क्या करते हैं, पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, नीम लगाया, 5 किलोमीटर तक नीम लगा दिए, 2 किलोमीटर तक नीम लगा दिए। अब नीम के पुष्प तो आते हैं 1 महीने के लिए, अब फिर वो मधुमक्खियों को खाने को नहीं मिलता, पराग नहीं मिलता, वो नष्ट हो जाती है। देश में मधुमक्खियों का भयंकर मतलब जो है क्षति हो गई है। लेकिन क्या है, हम मोनोकल्चर पे चले जाते हैं। अमलतास लगाया, 2 किलोमीटर अमलतास लगा दिया, नीम लगाया, नीम लगा दिया, जामुन लगा, उस अंजीर लगाया, अंजीर लगा दिया। मेरा मानना है कि 5 किलोमीटर के रेडियस में हर मौसम में फल फूल देने वाले पेड़ पौधे होने चाहिए। करौंदे का पुष्प कब आता है, हार श्रृंगार का कब आता है, अंजीर का कब आता है, आम का कब आता है, अकॉर्डिंगली हमको करना चाहिए। फल पक्षी पक्षी नष्ट होते जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो पक्षी 2 किलोमीटर से आगे नहीं जा सकता, अब नीम की निम्बोली तो 20 दिन आएगी, उसके बाद उसको खाने को नहीं मिलेगा। हमने 4 किलोमीटर तक नीम लगाई। तो कहने का मतलब है कि यह जो पर्यावरण में सभी प्रकार का संतुलन आवश्यक है। जैसे हमारी फसलें हैं, बहुत सारी फसलें ऐसी हैं कि उन फसलों में कीड़ा लगता है, तो नेचुरल बायोलॉजिकल कंट्रोल है। वो फसल ऐसे खुशबू पैदा करती है, ऐसी फ्रेग्रेंस पैदा करती है, उस खुशबू से आसपास के पेड़ पौधों पे जो पैरासाइटोइड कैटेगरी के इंसेक्ट्स हैं वो आते हैं, उनका जीवन चक्र फसल पे लगने वाले कीड़े पे पूरा होता है। वो उस पर अपना अंडा रख देती है, अंडे में से लार्वा निकलता है, लार्वा उस फसल को नष्ट करने वाले कीड़े को खा जाता है और फसल सुरक्षित हो जाती है। यानी फसल अपने मित्र कीटों को बुलाती है थी और सुरक्षित हो जाती थी। कई फसलें ऐसी है, उन पे कोई मान लो भिंडी पे लट लगी, वो ऐसी खुशबूदार फ्रेग्रेंस वाले केमिकल सिंथेसाइज होते थे, उसमें जैसे ही वो कीड़ा लगता, सॉइल में रहने वाली चींटियां निकल के आते हैं और वो उस कीड़े को खा जाते हैं, फसल को नष्ट करने वाले। अब हमको इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग करना पड़ता है, इसलिए करना पड़ता है कि हमने ये सारा बायोलॉजिकल कंट्रोल, अब जैसे हमने केमिकल इंटेंसिव फार्मिंग की, उसके कारण धरती के केंचुए मर गए। भारत में 434 तरह के 434 वैरायटीज स्पीशीज ऑफ अर्थवर्म्स होती थी, अब वो सारे खत्म हो गए। आज हम वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से केंचुआ इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे केंचुए तो हमने सारे मार दिए। केंचुए धरती में एक साल में 1 हेक्टेयर में 6 लाख छेद कर देते, ऊपर से नीचे जाते, नीचे से ऊपर आते। इसलिए बारिश के मौसम में पानी जो बरसता वो धरती के अंदर रिसता था, इसलिए 20 फीट कुआं खोदने में पानी आ जाता था। अब वो केंचुआ हमने केमिकल इंटेंसिव फार्मिंग से नष्ट कर दिया, तो अब धरती में इम्परमिएबल हो गई, बारिश का पानी गिरता है वो बह के चला जाता है। हमारा ग्राउंड वाटर, देश के 300 जिले डार्क जोन में बदल गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि चाहे क्रॉप पैटर्न हो, चाहे वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग न्यू सनराइज सेक्टर्स और टेक्नोलॉजी हो, तो मुझे लगता है कि हमें विज्ञान भारती के माध्यम से हमारे प्राचीन विज्ञान के ज्ञान से लेके आधुनिक जो चुनौतियां हैं उनके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। चूंकि मैंने बहुत विलंब से ज्वाइन किया, इसलिए मैं अब ज्यादा लंबा अपनी बात को नहीं करूंगा, और कभी हम होगा तो चर्चा करेंगे। और मैं आप सबके प्रति अपना आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आपने अपना समय पूरा होने के बाद भी मेरी प्रतीक्षा की। आज एक्चुअली 2 वेबिनार और थी, ये तीसरी थी, तो वो दोनों में मैं बिल्कुल टाइट पैक्ड था, और एक अभी शाम को और है 6 बजे से इसकी है
आगरा यूनिवर्सिटी में था, और उनका वो धन्यवाद